नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम आपके यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो गद्य खंड का पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझेंगे और साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके कहां से गद्यांश पूछा गया है इसको भी देखेंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल 100% रिवीजन हो रहा होगा और साथ ही आपके इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है ये कौन सी विधा में आता है? ये गद्य की निबंध विधा में आता है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि भूमि, जन और संस्कृति जब ये तीनों मिलते हैं तभी एक राष्ट्र बनता है। अब हम एक एक करके बताएंगे कि भूमि का मतलब क्या। भूमि का मतलब है ये जो नदियां हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये जो पर्वत हैं, ये जो जमीन है, ये सब कुछ भूमि का हिस्सा है। यानी कि इसमें हमारी जो आसपास आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये आपको खेत दिख रहे हैं, नदियां दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये सब कुछ हमारी भूमि है जो हम आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक। तो ये आपका, जैसे मैं कोई जमीन ले लूं, खेत ले लूं और मैं कहूं ये तो राष्ट्र है, नहीं। राष्ट्र कब बनेगा? जब भूमि भी हो, जन भी हो और संस्कृति भी हो। तो भूमि को लेखक माता कहते हैं, ठीक है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, कि यह भूमि क्या है? यह हमारी माता है और हम इसके क्या है? पुत्र हैं। अच्छा, लेखक कहते हैं कि इसका निर्माण देवताओं ने किया है और यह अनंत काल से है, ठीक है, मतलब देवताओं ने इसको बनाया है। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि हमें इसके बारे में, इसके भौतिक स्वरूप के बारे में जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है जो बाहरी स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है इस भूमि का। इस बाहरी स्वरूप में हमें पर्वत दिखाई देते हैं, हमें बाहर से देखने पर इसमें नदियां दिखाई देती हैं, हमें बाहर से इसमें जंगल दिखाई देते हैं, खेत दिखाई देते हैं, खनिज, समुद्र आदि दिखाई देते हैं। तो इन सब के प्रति लेखक कह रहे हैं कि हमें जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और क्योंकि ये हमारी माता है तो हमें इसकी रक्षा भी करनी चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई अपने आसपास की चीजों को देखो, उसके बारे में जानो, समझो और कहते सांगोपांग अध्ययन करो। सांगोपांग मतलब संपूर्ण रूप से इसका अध्ययन करो। और कहते हैं कि आप कहो कि हमारे अंदर राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र से प्रेम की भावना, लेकिन आप अपनी पृथ्वी के बारे में कुछ जानते ही नहीं, भूमि के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो निर्मूल है। निर्मूल मतलब जड़ रहित, कोई आधार ही नहीं है उसका, खोखला प्यार है। आप अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि आई लव माई मॉम, लेकिन आप मम्मी के बारे में जानते ही नहीं। मम्मी को खाने में क्या पसंद है, मम्मी के स्कूल के समय में कौन से दोस्त हुआ करते थे, मम्मी को किस चीज में सबसे अच्छा लगता है, वो जानते ही नहीं। तो प्यार खोखला है, केवल दिखावे का है। ऐसे ही जब हम कहते हैं हम अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और उसमें हम अगर पृथ्वी के बारे में ना जाने, पृथ्वी के बारे में अध्ययन ना करें, इस नदी, पहाड़, जंगल, खेत, खनिज के बारे में ना जाने, तो वो निर्मूल है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपकी कमजोर प्रेम की कड़ी को दिखाता है, खोखले प्रेम को दिखाता है। और ये जो धरती माता है, इसकी कोख में, जैसे माँ की गर्भ होती है वैसे धरती की कोख में अनमोल खजाने, खनिज पदार्थ में सोना, चांदी, कोयला, धातुएं, ये सब इस पृथ्वी की खुदाई से हमें प्राप्त होती हैं। तो इनके प्रति भी हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, हमें इसको जाने ताकि अपने देश की आर्थिक तौर पर तरक्की करें। यही दुबई वगैरह है तो ये तेल बेच बेच के अमीर हुए हैं, इनके देश की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। तो ऐसे हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे आसपास, हमारी भूमि में, हमारी धरती में क्या खजाना छुपा है जिससे हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। भाई उस खजाने को बेच करके हम दूसरे देशों पर सप्लाई करेंगे, उससे हमारे देश को पैसा मिलेगा, इससे हमारे देश की प्रगति होगी। तो इसके प्रति हमें जानना चाहिए ताकि अपने देश को आर्थिक तौर पर, रुपये पैसे के स्तर पर हम आगे बढ़ा सके। और ये जो कुदरत के हाथों के पत्थर, नदियों में आपको बड़े बड़े चट्टाने, पत्थर दिखते हैं, वैसे तो ये बेकार से मालूम पड़ते हैं, लेकिन कोई शिल्पकार जब छेनी हथौड़े से उसको एक सुंदर रूप में बदल देता है, आकृति में, मूर्ति में बदल देता है, तो वो मूर्ति अनमोल हो जाती है। उन्हीं पत्थरों से बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं। ताजमहल आप देखते हो, वो कीमती पत्थर कैसा है, तो भैया वो कीमती पत्थर वैसे बेजान था, लेकिन इतनी सुंदर इमारत बन गई तो लोग उसको दूर दूर से देखने आते हैं।
तो इस तरीके से हमें इन सब के प्रति जानना चाहिए, है ना। उसको अपने देश की तरक्की में कैसे बढ़ा सकते हैं इसको समझना चाहिए। समुद्र, आकाश और प्रकृति की हर संपदा, और ये पृथ्वी पूरी हमारी थोड़े है, इस पर जो जीव जंतु रह रहे हैं, नदियों में जो आपके जलीय जीव हैं, मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, ये सब भी क्या है, ये भी तो इस पृथ्वी का ही अंग है। इनके प्रति भी स्वागत का भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो यानी कुल मिला के भूमि के प्रति जागरूक होना है, इसको हमें जानना है, इसको सुरक्षित करना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। और इसी को इन्होंने भूमि वाले अंश में बताया है। ठीक है, जैसे पर्वत हैं तो पर्वत, नदियां, जंगल, खनिज, समुद्र, ये सब मिलकर के हमारे इस पृथ्वी को, हमारी भूमि को बनाते हैं। यही भूमि का भौतिक स्वरूप है। और जब आप इनके प्रति इसको जानते हैं, इसको समझते हैं, तो अपने आप आपका जो है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना भी बढ़ती है। भाई जैसे आप जानते हो कि आपकी माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, जब आप पैदा हुए तो 6 महीने ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि हर 2 घंटे में आप जाग जाते थे, आप सुसु कर देते थे, आपको दूध पिलाती थी। और फिर उसके बाद जब आप स्कूल जाने लगे तो आपको लंच बना के देना, मतलब कितने पीछे आपके पीछे लगी रहती हैं। तो ये आप जब जानोगे तो आपका माँ से प्रेम बढ़ेगा। ऐसे ही आप इस पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, इसके नदियां, जंगल, पहाड़, पर्वत, इनके बारे में जानोगे तो आपका अपने आप इससे प्रेम बढ़ता जाएगा। और इस राष्ट्र का दूसरा अंग है जन। जन मतलब जमीन है, उस पर रहने वाले लोग ही नहीं है तो वो राष्ट्र नहीं बन सकता। जैसे कोई औरत शादी से पहले पत्नी भी है, किसी की बेटी भी है, बहन भी है, लेकिन माँ नहीं है। माँ कब बनी? जब बच्चे को जन्म दिया। ऐसे ही ये पृथ्वी भी माँ की संज्ञा तब प्राप्त करती है, मातृभूमि तब बनती है जब इस पर रहने वाले लोग आते हैं। लोगों के विषय में कहते हैं कि ये सब हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं। तो ये सब, चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति, भाषा को बोलने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गाँव में रहने वाला है, ये सब पृथ्वी के लिए उसकी संतान है। पृथ्वी की नजर में ये सब कुछ बराबर है। तो पृथ्वी के जो भी वरदान है, जो भी संसाधन है, वो सबको बराबर मिलने चाहिए। पृथ्वी ये नहीं कहेगी अमीर लोगों को ज्यादा दे दो, गरीब लोगों को कम। सबके लिए, जैसे माँ के लिए बच्चे बराबर हैं, ऐसे पृथ्वी के लिए इस पर निवास करने वाले जन सभी बराबर हैं। और ये सभी क्या है? इस राष्ट्र की शक्ति है। इनके बीच एकता, प्रेम और सहयोग की भावना होनी चाहिए। और यही सहयोग और कर्तव्य की भावना किसी राष्ट्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि अगर आपस में लड़ते रहे तो चारों का नुकसान है। तो ऐसे ही इन लोगों को आपस में मिलजुल कर अपने राष्ट्र की तरक्की में आगे हाथ बटाना चाहिए। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई संस्कृति हो, ये सब मिलकर के हमारे राष्ट्र को बनाते हैं। तो ये सब अपने राष्ट्र की प्रगति में हाथ लगाएं। किसी का भी हाथ रीता ना रहे, खाली ना रहे। राष्ट्र की प्रगति में सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो हमारा राष्ट्र निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। हर व्यक्ति को इस पर समान अधिकार है। मैं कहूँ गांव के लोगों को संसाधनों की कम जरूरत है, शहर के लोगों में तरक्की होनी चाहिए, वहां अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल होने चाहिए। तो आपको गुस्सा आएगा ना, क्यों? क्योंकि भाई पृथ्वी के लिए तो सब बराबर है। तो अगर हम अपने राष्ट्र के किसी एक हिस्से को पीछे छोड़कर दूसरे हिस्से को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इससे पूरा राष्ट्र कमजोर होता है। मैं खाना खाऊं, मेरा इस हाथ को खाना मिल ही नहीं रहा, हाथ कमजोर हो जाएगा। हाथ कमजोर मतलब मैं पूरी कमजोर। तो इसीलिए ये हम किसी भी जन को पीछे छोड़कर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सबको साथ लेकर चलना होता है, चाहे कोई गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है ना, पर्वतों में रह रहा है, कोई आदिवासी है, सबको साथ लेकर के ही हम तरक्की कर सकते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाते हैं। और अगर जन नहीं है तो राष्ट्र अधूरा है। तो राष्ट्र का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है जन। तीसरा है संस्कृति। संस्कृति मतलब हमारी भाषा, इन लोगों को जो आपस में बांधे। अब मान लो मैंने एक जमीन ली, उस पर मैंने एक व्यक्ति रख दिया फ्रांस का, एक रख दिया अफगानिस्तान का, एक मैंने रख दिया भैया जो है आपके नाइजीरिया का, ठीक है, एक मैंने रख दिया भारत का। अब ये चारों लोग ना एक दूसरे की भाषा जानते हैं, ना एक दूसरे के खान पान को समझते हैं, ना एक दूसरे के रीति रिवाज जानते हैं। तो ये राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी जो संस्कृति है वो जब आपस में हमको बांधती है, लोगों को आपस में बांधने वाली है उनकी संस्कृति। तो ऐसे ही जैसे भाषा, अब भारत में जो जैसे हम कहते हैं हिंदी भाषा हम बोल रहे हैं, तो ये भाषा से हम जुड़े हुए हैं। धर्म है ना, एक तरीके के धर्म को मानने वाले लोग हैं। परंपराएं हमारी एक तरीके की हैं, कला, साहित्य, रीति रिवाज, तो ये सब मिलकर संस्कृति बनाते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई भारत में तो बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां या बहुत सारे रीति रिवाज हैं। हाँ, बाहर से ये सब अलग अलग लग रहे हैं, पर जब बात भारत की होती है सब एक हो जाते हैं। जैसे समुद्र में अलग अलग गंगा, यमुना, सरस्वती, आपकी जो है जो अलग अलग नदियां हैं, रावी है, झेलम है, चिनाब है, ये सारी नदियों का पानी जा रहा है समुद्र में, तो वो सब एक हो गया। ऐसे ही इस देश में
भले कोई आपके बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का, गुजरात का, लेकिन जब भारतीय संस्कृति की बात होगी सब एक हो जाएंगे। तो यही हमारे देश की ताकत है कि हम बाहर से अलग दिख रहे हैं पर हम जो है अंदर से सब एक ही है। भाई आपके बिहार का व्यक्ति भोजपुरी गाने में डांस करके खुश हो रहा है, कोई राजस्थान का है वो वहां के गानों में डांस, राजस्थानी गीत में डांस करके खुश हो रहा है। तो वो बाहर से भले अलग अलग दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर जो उनको उस गाने को सुनकर, उस भाषा को सुनकर, उस गीत को सुनकर जो आनंद महसूस हो रहा है वो एक ही है। तो ये संस्कृति हमें बाहर से अलग अलग दिखाई देती है लेकिन अंदर से सब एक ही है। और बिना संस्कृति के हम ऐसे हैं जैसे खाली दिमाग, इस पूरे शरीर में दिमाग काम करना बंद कर दे, मैं सांस भी ले रही हूँ, हृदय भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, तो जैसे कौमा में इंसान होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर संस्कृति ना हो तो भूमि और जन, उसके बिना, इस संस्कृति के बिना, बिना दिमाग वाले व्यक्ति की तरह आप लगा लो। तो संस्कृति वो है जो इन लोगों को जीवित रखती है, जो राष्ट्र को जीवित रखती है, उसमें जान फूंकती है। तो यहाँ पर संस्कृति बाहर से अलग अलग दिखाई दे रही है लेकिन अंदर से एक ही है। तो हमें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना है। जैसे समुद्र में सब एक ही हो जा रहे हैं, ऐसे हम लोग सब भारत के नाम पर, सब राष्ट्र के नाम पर हम सब एक हैं। और जब हम सब एकता की हम में भावना रहती है तो अपने आप हमारा देश भी प्रगति करता है। ठीक, तो भाषा, धर्म, परंपरा, कला और साहित्य ये बाहर से अलग दिखाई देते हैं, अंदर से सब एक ही है। और आगे यह कहते हैं कि भूमि, जन और संस्कृति से प्रेम करना ही एक सच्ची राष्ट्रीय भावना है। राष्ट्र से प्रेम तभी है जब आप भूमि और जन और संस्कृति से प्रेम करते हैं। और हमें कैसा बनना है? जागरूक, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य को निभाने वाला। तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। एकता, समृद्धि, शांति और उन्नति से ही राष्ट्र महान बनता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भूमि जो कि मातृभूमि है, जन इसकी संतान है, और संस्कृति जो हमें आपस में जोड़ती है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देखिए इसके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो ये आपके धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां बनी हैं जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। मातृभूमि और जन, राष्ट्र की आत्मा, यानी मातृभूमि पर निवास करने वाला जो मनुष्य है, जो जन है, वो दूसरा अंग है। पृथ्वी है और मनुष्य ना हो तो फिर तो राष्ट्र बन ही नहीं सकता, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, और जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि बनती है। जन ना हो तो ये मातृभूमि नहीं बनेगी। और देखो ये लिखा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, तो ये आपको माता भूमि है और मैं पुत्र हूं, ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पृथ्वी और आकाश और सागर में के अंतराल में जो कुछ सामग्री है, जैसे मैंने कहा जलीय जीव हैं, रत्न और संपत्तियां, विज्ञान, ये सब कुछ, इन सब के प्रति हमारे जो नौजवान हैं उनके मन में जिज्ञासा आए, वो जाने। अगर नव युवकों के मन में जिज्ञासा नहीं आएगी तो फिर तो हम सोए हुए हैं। कोई भी राष्ट्र उसके नौजवान आगे बढ़ाते हैं तो नौजवानों के मन में इस आसपास की संपत्ति को, पृथ्वी की संसाधनों को लेकर जिज्ञासा आनी चाहिए। तो जब उनका ज्ञान और परिश्रम मिलेंगे तो राष्ट्र का एक नया भौतिक स्वरूप बढ़ेगा और इस तरीके से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। संस्कृति जैसे गांवों और जंगलों में गाए जाने वाले लोकगीत शादी विवाह में गाए जाते हैं। इसके अलावा जो लोक कथाएं, दादी नानी की कहानियां, इसमें हमारी संस्कृति का अमिट भंडार, भाई जो परंपराओं से आगे बढ़ा है, इसको कहीं लिखा नहीं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये रीति रिवाज, ये कहानियां, ये गीत आगे बढ़ते हैं। तो कहा इस सब का स्वागत करने की, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो उन सब का भी हमें स्वागत करना है। और हमारे पूर्वजों ने धर्म के क्षेत्र में, विज्ञान, कला के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया उसको हम गर्व के साथ धारण करें और उसके तेज को हम अपने भावी जीवन, भविष्य के जीवन में साक्षात देखें। यही तो राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का स्वाभाविक प्रकार है। जहां हमारा अतीत, हमारा बीता हुआ समय हमारे लिए भार नहीं है, बीता हुआ समय हमें रोक कर नहीं रखता, और हमारा भूत, हमारे वर्तमान, हमारा बीता हुआ समय वर्तमान काल को जकड़ कर नहीं रखता, बल्कि अपने वरदान से, अपने अनुभव से अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। ऐसे ही राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो ये है इसके इंपॉर्टेंट जो गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक, अब इस लेखक के बारे में आप देखिए कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध निबंधकार, इतिहासकार और पुरातत्वविद रहे हैं। इनकी पहचान, तो पहचान क्या है? क्योंकि राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिखा है तो निबंधकार। इतिहासकार, इतिहास में इनकी रुचि रही है, प्राचीन जैसे हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, इनको पढ़ने में, इनके बारे में जानने में। पुरातत्वविद भी यही होता है जिसकी प्राचीन चीजों को जानने में इंटरेस्ट हो। तो ये एक निबंधकार, इतिहासकार और पुरातत्वविद रहे हैं। इनका जन्म 1904 ईस्वी में
खेड़ा ग्राम, मेरठ जनपद, उत्तर प्रदेश में होता है और इनका निधन 1967 में होता है। इनकी रचनाएं आप याद कर सकते हो कि वासुदेव शरण अग्रवाल कल्प वृक्ष के पेड़ पर चढ़कर, एक जादुई पेड़ है, उस पर चढ़कर खेलते हैं, तभी इनकी माता भूमि इनको अपने पास बुलाती है और इनसे अपनी वाग्धारा में कहती है, बेटा तुम तो पृथ्वी पुत्र हो, तुमको भारत की एकता की रक्षा करनी होगी, तुमको भारत की एकता की रक्षा करनी होगी। तो ये आपको इनकी रचनाएं याद हो गई। अब मैं आपको होमवर्क क्या दे रही हूं कि ये देखिए, इस तरीके का आपको लेखक को लिखना है, चारों तरफ उनका जन्म, उनका जन्म स्थान, उनका निधन और उनकी रचनाएं और उनकी पहचान। क्योंकि साहित्यिक परिचय का जो टॉपर्स बैच में आपको मैंने पैटर्न करा रखा है, उसमें आपको यही चीजें चेंज करनी होती हैं। तो ये आप कहीं लिखकर चिपका देंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ही आप भी अपने पास बनाएंगे और साथ ही कमेंट में जवाब देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना इनमें से कौन सी है, पूरा आपको लिखना है और वह निबंध है, रिपोर्टाज है, क्या है, ये भी आपको बताना है। अच्छा, कोई साथी ऐसा हो जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, तो टॉपर्स 2.0 बैच आ गया है, क्योंकि टॉपर्स बैच का सिलेबस तो हमारा भाई 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो साथी अभी पढ़ना चाहते हैं, अब वो 4 महीने का कैसे बैकलॉग करेंगे, तो उनका ये है कि वो अब नए बैच से पढ़ना शुरू करें। तो ये आपका, इसमें हम अभी 17 अगस्त से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये आपका 999 का है, लेकिन अभी आप इसको डेमो जब तक नहीं हो जाते तब तक TOP20 कूपन कोड लगाकर 799 में परचेज कर पाएंगे। पूरे साल आपको यही देना है, बस इसी में पूरी पढ़ाई होगी, ठीक है। PDF नोट्स भी मिलेंगे, डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें आपके सभी टीचर्स जुड़े होंगे, मॉक टेस्ट होंगे संडे। टीचर तो एक्सपीरियंस्ड है ना, वो तो आप पढ़ करके देख सकते हो। तो जरूर 17 अगस्त को आपने पहला डेमो होने वाला है यूट्यूब पर, तो वो डेमो जरूर देखना है, ठीक है। PCM वाले हैं तो PCM वाला, उसमें PCM प्लस हिंदी इंग्लिश, और अगर PCB वाले हैं तो PCB प्लस हिंदी इंग्लिश। अगर आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, तो फिर आपको जो है वो हिंदी और इंग्लिश वाला बैच है, वो आपको 399 में या 299 में है, उसको आपको परचेज कर लेना है, ठीक। तो ये रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सबसे पहले तो। फिर ऑल कोर्सेज में जाओगे तो ये देखो, क्लास 12th यूपी एंड राजस्थान बोर्ड टॉपर्स 2027 2.0, बाय नाउ पर क्लिक करो, कूपन कोड लगाओ और इससे आप बैच में एनरोल हो जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आज के इस सेशन को फिर मैं यही विराम देती हूँ। ऐसे ही यूपी बोर्ड के चैप्टर की समरी है वो आपको मिलती रहेगी। कमेंट पे बताना कि भाई चाहते हो कि ऐसी समरी आए, है ना। तो आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं जरूर आपके हर चैप्टर को ऐसे ही छोटी छोटी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज में कन्वर्ट कर दूंगी, ताकि आप अच्छे से रिविजन कर पाए। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।